Hello and good morning all of you. Welcome to Alpha IS Academy Environment Series and we are at the lecture 5. छोटा सा लेक्चर करेंगे आज। जो पिछला हमारा हैबिटेट बचा हुआ है, मतलब जो आपका कोस्टल इकोसिस्टम बचे हैं उसको कवर करेंगे और ह्यूमन मेड या मैन मेड इकोसिस्टम्स देख लेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हम लोग सीरीज़ लेके आ रहे हैं और प्रोबेबली 1 या 2 दिन में हम लोग 6 मंथ्स करंट अफेयर्स भी लेके आ रहे हैं और वो हमारी न्यू सीरीज़ होगी। वो स्पेसिफिकली फोकस करेगी पीसीएस को, क्योंकि पीसीएस के लिए जो करंट अफेयर्स होते हैं वो वन वर्ड टाइप के आते हैं, थोड़ा फैक्ट बेस्ड आते हैं। तो हमारी टीम वर्क कर रही है कि पीसीएस के हिसाब से जो करंट अफेयर्स बनाए जाएँ। तो आप जब भी आएगा तो आपको उसका हम बता देंगे, उसका ऐड आपको या कोई भी हम वीडियो उसका बना के डालेंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और आप हमारे साथ बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ लिए थे, ठीक है, और मरीन भी हमने फ्रेश वाटर पढ़ लिया था, हमारा कोस्टल रह गया था, ठीक है। तो और ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम रह गए थे, ठीक है। तो कोस्टल में भी जो है एक जो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एस्टुअरी इकोसिस्टम। अब एस्टुअरी क्या होता है कि देखो भैया, रिवर आई और रिवर जो है अब रिवर ओशन में जाकर तो मिलेगी, ठीक है। अब गंगा को इमेजिन करें, गंगा जो है ओशन में मिल रही है, ठीक है। अब ये हम गंगा का कोई एग्जांपल लेंगे क्योंकि हम एस्टुअरी और मैंग्रोव दोनों पढ़ सकते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। तो गंगा आई, गंगा मिल रही है अब किसमें, बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे ओशन में मिल रही है, ठीक है। बीच में सुंदरबन पड़े, सुंदरबन को ट्रांसफर करते हुए अब जो उसका मुंह है वो मिल रहा है आपका कहाँ पे, ओशन में, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मिल रही है, गंगा आई ऐसे और इधर से ये ओशन की लाइन है। तो पानी जो है मिक्स हो रहा है, कई जगह वेल मिक्सिंग होती है, कई जगह वेल मिक्सिंग नहीं होती है। तो वो भी एक सब टाइप होता है एस्टुअरी को डिवाइड करने का, ठीक है। तो जहाँ ये सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मिल रहे हैं, रिवर का वाटर, ये एक अलग टाइप का इकोसिस्टम बनता है और इसको कहते हैं एस्टुअरी या एस्टुराइन इकोसिस्टम। और ये एक टाइप का इकोटोन भी होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना इकोटोन। मैंग्रोव्स भी एक टाइप के इकोटोन होते हैं, ठीक है। दस एन एस्टुअरी इज अ प्लेस वेयर अ रिवर स्ट्रीम ओपन्स इनटू द सी, ठीक है। और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। मैंने आपको बताया था कि इकोटोन जो है काफ़ी, जो इकोटोन इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, एनिमल्स की, प्लांट्स की। एज अ इकोसिस्टम एज अ होल वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं, बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलिनिटी और फ्रेश वाटर का जो मेल है आपस में कई बार बहुत बार चेंज होता रहता है। कई बार फ्रेश वाटर ज़्यादा हो जाता है, कई बार सेलाइन वाटर ज़्यादा हो जाता है। और इससे क्या होता है कि अलग अलग स्पीशीज़ वहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ समय में, कुछ सीजन्स में ऐसा होगा कि भाई सैलिनिटी इतनी चाहिए, तो वहाँ पे स्पीशीज़ जो है माइग्रेट भी करते हैं कि मान लिया किसी को रिप्रोडक्शन के लिए उतना सैलिनिटी चाहिए या उतना फ्रेश वाटर का एक परफेक्ट मापदंड चाहिए, उसको वहीं मिलेगा उसी सीजन में, तो वहाँ पे वो माइग्रेट कर जाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एस्टुअरीज के। रिवर माउथ्स हो गए, कोस्टल बेज हो गए, टाइडल मार्श हो गए, लगून्स हो गए, डेल्टाज हो गए। ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको एस्टुअरी मिलेंगी। रिवर माउथ पे मिलेगी, कोस्टल बेज में मिल जाएंगे, टाइडल मार्शेस जहाँ पे टाइड्स आते हैं अंदर, ठीक है। और लगून्स में, डेल्टाज में यहाँ पे आपको एस्टुअरीज मिलेंगी। लेकिन टाइप्स ऑफ एस्टुअरीज ये होती हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, हमने 4 मेन में लिखी। एक बार बेल्ट में क्या होगा कि ऐसा एक, अगर इसका ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाऊं तो ऐसे एक सैंड स्प्लिट होगी और ये अंदर पानी यहाँ से सॉल्ट वाटर आ रहा होगा, ये रिवर वाटर यहाँ पे मिल रहा होगा। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये आपका एस्टुअरी बनेगा, ठीक है। फिर एक फॉल्ट होता है कि यहाँ से पानी जो है यहाँ से टूट गया, बाहर चलेगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री टाइप की बन गई और यहाँ तो पानी अंदर आ गया, ठीक है। देन आपका कोस्टल प्लेन होता है। कोस्टल प्लेन में भी देखो अंदर घुस रहा होता है, जो बैक वाटर्स होते हैं, हाँ, केरला के, है ना, ब्रैकिश वाटर्स होते हैं वो। दैन फजॉर्ड होता है, एक फजॉर्ड एक फ्योर्ड होता है, दोनों में जाकर डिफरेंस देख लें। तो फजॉर्ड क्या होता है कि ऐसे नीचे रहती है उसमें सिल, और यहाँ पे सिल और डाइक्स होते हैं ना, जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिल रहती है और पानी अंदर आता रहता है, ठीक है। तो ये फजॉर्ड होता है। तो ये काइंड्स या टाइप्स ऑफ एस्टुअरीज हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा डीप में आने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको सोचा कि बता दूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ छोड़ना से बेहतर है कि उसको पढ़ लें, क्योंकि कभी कभार सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, टिपिकल कॉन्सेप्ट्स और पता नहीं होता है, तो कम से कम चीज़ें सुनी हुई हो तो सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मेजर एस्टुअरीज हैं वो ज़्यादा ईस्ट कोस्ट पे हैं, वहाँ पर रिवर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। जो रिवर्स के ज़्यादा मुंह खुलते हैं, ज़्यादातर इंडियन रिवर्स के वो ईस्टर्न कोस्ट में खुलते हैं, ठीक है, इधर की साइड खुलते हैं। वेस्टर्न कोस्ट पर भी एस्टुअरीज हैं लेकिन कम है, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर रिवर एस्टुअरी बनाती है, सिवाय कुछ को छोड़ के जिसका पानी एकदम नीचे गिर जाता है, ठीक है। वो आपको वेस्टर्न कोस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि एस्टुअरीज भी जो है डिग्रेड हो रही है, एक टाइप का हेल्दी इकोसिस्टम है। और अब ये जो है ये भी जो है हल्के हल्के जो है डिग्रेड हो रहे हैं। डिग्रेड होने का वही कारण
कि बहुत ज़्यादा रिक्रिएशन और टूरिज्म हमने ज़्यादा ही प्रमोट कर दिया, पनियाँ फेंक दी वहाँ पे, गंदगी कर दी, लोग जा रहे हैं अपना, है ना, सुट्टा वुट्टा पिया आपने वहीं फेंक दिया, आपने बियर पिया आपने वहीं फेंक दी, है ना। तो गोवा वगैरह में जाएंगे अगर आप जुआरी रिवर के उस पर, तो आपको दिख जाएगा कितनी गंदगी है, ठीक है। देन पॉल्यूशन थ्रू इंडस्ट्री एंड कंबाइंड सीवेज का पानी वहाँ छोड़ा जाता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स छोड़े जाते हैं, पोर्ट एंड शिपिंग से वहाँ पे अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ से वहाँ पे दिक्कत आती है, कमर्शियल फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। और देखो क्या होता है कि जब फिश पकड़ते हैं तो उसको नेट को जो है नीचे बांध के नीचे को डालते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो सरफेस होता है ओशन का उसको ड्रैग करते हुए जाता है, तो उस पर जो ऊपर जो छोटे छोटे जानवर हैं वो मर जाते हैं, जो मतलब वहाँ की जो सेटल्ड इकोसिस्टम था भाई, वहाँ पे भी आराम से लोगों को पता था कि वहाँ पे एक पत्थर पड़ा था, अब आपने क्या किया कि वहाँ से नेट घुमा दिया और वो पूरा उथल पुथल हो जाता है, ठीक है। तो उससे बड़ी सारी दिक्कत आती है। और क्लाइमेट चेंज तो हमेशा क्लाइमेट चेंज तो इनफैक्ट हर काइंड के इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये था एस्चुअली इकोसिस्टम। अब सेकंड टाइप का इकोसिस्टम होता है मैंग्रोव। मैंग्रोव इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न कोर्ट्स में दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। सुंदरबंस आपने सुना होगा, सुंदरबन मैंग्रोव बहुत फेमस है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा था, गंगा एग्जाम्पल दिया था कि गंगा तो आगे जाके वो मेघना रिवर बन जाती है ब्रह्मपुत्र से के साथ मिलके, तब जाके वो सुंदरबंस बनाती है। 1/3 इंडिया में है सुंदरबंस, 2/3 ज़्यादा जो है आपके बांग्लादेश में है, ठीक है। देन नीचे ये भीतर कनिका आ जाएगा आपका, उड़ीसा में महानदी डेल्टा बनाती है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक कृष्णा, पिछावरम। ये पिछावरम तमिलनाडु में, इसको अभी वेटलैंड भी, हम आपको कल पढ़ा रहे थे कि वेटलैंड भी इसको अभी घोषित किया गया है, ठीक है। देन इधर वेम्बनाड आ जाएगा, गोवा, रत्नागिरी, इधर गुजरात, इधर पूरे में क्या है मैंग्रोव्स आपको पाए जाते हैं। इनफैक्ट अंडमान एंड निकोबार में भी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं और लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कभी स्टेटमेंट आए कि मैंग्रोव्स आर फाउंड ओनली ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये स्टेटमेंट बहुत गलत होगा, ठीक है। तो मैंग्रोव क्या होते हैं, मैंग्रोव थोड़ा सा लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं। फॉरेस्ट होते हैं वहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े घने पेड़ होते हैं। इनफैक्ट सुंदरबन की मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि सुंदरबन सिर्फ अकेले एक ऐसे मैंग्रोव है जहाँ टाइगर पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरबन में पाया जाता है। और वो सुंदरबन मैंग्रोव जो हैं वो ओनली मैंग्रोव वेयर टाइगर इज फाउंड, तो वो उसकी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। इकोटोन है, फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, और लिटोरल है, मतलब नियर शोर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये एक टाइप का अलग टाइप का इकोसिस्टम है, मतलब भाई का अलग ही रोल है अपना, ठीक है ना। तो ये क्या है, लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। लिटोरल मतलब विच इज़ नियर द शोर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें अगर मैंग्रोव की, तो बड़ा डाइवर्स, क्योंकि इकोटोन है तो डाइवर्स इकोसिस्टम है, डाइवर्स टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड डाइवर्स टाइप्स ऑफ श्रब्स मिलते हैं आपको, है ना। प्लांट्स जो होते हैं वो उनकी अडेप्टिबिलिटी अच्छी होती है, हेलोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, क्योंकि सेलाइन वाटर इंक्लूड कर रहा होता है तो सेलाइन उन्हें सॉल्ट रेजिस्टेंट रहना पड़ता है, ठीक है। टाइडल इफेक्ट से रेजिस्टेंट रहते हैं, उनकी जड़ें बड़ी मजबूत रहते हैं, ऐसे नहीं पानी हल्का सा आया और नीचे गिर गए, ठीक है। एंड दे आर टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। और रूट्स तो मैंने आपको बताया था, पहले समझाया हुआ ही है हमने जब आपको एडेप्टेशन पढ़ा रहे थे कि एलोफाइटिक एडेप्टेशन में क्या क्या होता है भाई। रूट्स ऐसे अगर पानी के अंदर से निकल जाएंगी तो वो निमेटोफोर्स हो जाएंगे, अगर ट्री के ट्रंक से निकलेंगे तो आपका स्टिल्थ रूट्स हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि पेड़ के ब्रांचेस से नीचे को रूट जारी होती हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है एरियल रूट्स, ठीक है। तो नीचे न्यूमेटोफोर्स निकालते हैं, नीचे से निकालते हैं, ठीक है, उनको, उसका एग्जाम्पल है अविशिनिया। अविशिनिया एक टाइप का पेड़ होता है जो कि नीचे से ऐसे, ये आपका पानी है, यहाँ से उसके रूट्स निकलेंगे सांस लेने के लिए। और एक राइजोफोरा होता है, वो कौन सी स्पीशी होती है जिनकी जो रूट्स है ऊपर से या ट्रंक से बाहर जारी होती हैं, इनको स्टिल्थ रूट्स बोलते हैं। देन एडेप्टेशन और क्या होती है, विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मैंने आपको ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। विविपेरिटी और विविपेरिटी में क्या फ़र्क होता है, विविपेरिटी हो गए हेंस, कि जो आपका जो ऑफस्प्रिंग है पहले वो एग बाहर आएगा, फिर वो उसमें से ऑफस्प्रिंग निकलेगा। लेकिन विविपेरिटी में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग सीधा पैदा होता है, जैसे ह्यूमंस में, ह्यूमन क्या है, विविपेरस हैं, ठीक है। देन अगर हम परमानेंट फौना की बात करें, वहाँ कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, तो मोलस्क, क्रस्टेशियंस, पॉलीचाइट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स लाइक किंगफिशर, ठीक है, और एक्टिनोडर्म्स, ये सब होते हैं, ठीक है। और थ्रेट तो वही है यार, देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, एक्वाकल्चर है, क्योंकि श्रिम्प वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। और फ्यूल और फॉडर के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ है, और फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट छोड़े जाते हैं रिवर में, वो सब क्या है, दैट आर थ्रेट्स टू दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स। अब आज तीसरे टाइप के इकोसिस्टम पे आ जाते हैं, दैट इज कोरल रीफ्स। अब याद रखना, देखो यार कोरल रीफ्स बनते कैसे हैं। कोरल रीफ्स जो बनते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशन से बनते हैं। कोरल रीफ्स एक एग्जाम्पल भी है म्यूचुअलिज्म का, कि जहाँ पे दोनों बंदे जो हैं या दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में आके मिल रहे हैं और दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और कोरल रीफ्स बनते हैं कोरल पॉलिप्स एक साइड। कोरल पॉलिप्स क्या होगा, कोरल पॉलिप्स का स्केलेटन मान लो, ठीक है।
कोरल पॉलिप्स को आप, ये उंगली है मेरी, उंगली के अंदर जो हड्डी है, ठीक है, उसको आप कोरल पॉलिप मान लो, ठीक है। और जो ये मेरी स्किन है या इसके ऊपर जो मास्क लगा हुआ है, इसको आप एक एल्गी मान लो, इसको हम लोग जूजेंथलेई बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। भाई जो ये हड्डी है, ये मेरी फिंगर, ये मांस, और उसको क्या दे रही है, एक शेप दे रही है, इसको रहने के लिए, इसको एक अटैचमेंट के लिए जगह दे रही है, रहने के लिए जगह दे रही है। बदले में वो जो मेरी बोन है उसको जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एल्गी है ये फूड बना सकती है। मैंने आपको बताया था एल्गीज आर प्रोड्यूसर्स, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ये अपनी जो है खाना जो है खुद बना सकती है, ठीक है। 10 कोरल पॉलिप्स प्लस जूजेंथेली जो एल्गी है, ठीक है, वो आपस में मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं और उससे बनते हैं हमारे कोरल रीफ्स, ठीक है, या कोरल्स। 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्टोनी कोरल, एक होते हैं सॉफ्ट कोरल। तो स्टोनी कोरल्स को हम लोग हेर्माटाइपिक कोरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो यार, ये सब बनाना जरूरी होगा क्योंकि थोड़ा सा जो है अब इन्वायरमेंट का पेपर जो है टेक्निकल होता जा रहा है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब पूछ चुका है, ठीक है, वो सब पढ़ के जा रहे हैं, सब सॉल्व करके जा रहे हैं। तो अब तो कुछ तो उन्हें बच्चे छाटने, तो कुछ तो नया देना पड़ेगा। इसलिए इसको स्टोनी कोरल को बोलते हैं हेर्माटाइपिक कोरल्स, ठीक है। यार ये राइटिंग हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। राइटिंग वैसे मेरी ठीक है, लेकिन ये पैड में बड़ी ख़राब आती है, तो बिना देखे मैं लिखता हूँ ना, ठीक है। तो हेर्माटाइपिक उसके लिए मैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि इम्प्रूव हो गई, अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है ना। जब शुरू में पढ़ाना शुरू किया था बहुत गंदी आती थी, बनते ही नहीं थे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। हेर्माटाइपिक कोरल्स, ठीक है, किसको बोलते हैं, स्टोनी कोरल्स को। उसमें स्टोनी कोरल में क्या होता है और सॉफ्ट कोरल में क्या फ़र्क है। सॉफ्ट कोरल में जो है कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन होती है, उस पर आके जो है वो एल्गी जम जाती है। स्टोनी कोरल में क्या होता है कि कोरल पॉलिप्स होते हैं, मतलब वो स्केलेटन छोड़ते हैं बहुत, मतलब वो होते हैं, उसका भी केमिकल कंपोजिशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है वो भी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जब जो उनकी स्केलेटन होती है उस पर आके चिपक जाती है, ठीक है, ठीक है। वो अभी भी मैं आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया होगा, दोनों बनेंगे कैल्शियम से ही, ठीक है। स्टोनी कोरल्स में जो है आपको कैल्शियम कार्बोनेट के जो मिलेगा वो मोटा मिलेगा, आराम से एकदम स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, उससे आके जो है जूजेंथेली चिपक जाएगी, तो चिपक जाएगी तो वो ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। सॉफ्ट कोरल नाम से बताएंगे सॉफ्ट है, इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। शायद मैंने पहले आपको ये बोल दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें भी कैल्शियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी कैल्शियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन कैल्शियम मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होता ये। इसमें भी आके चिपकती, उन कैल्शियम कार्बन या पार्टिकल्स पे आके चिपकती जूजेंथेली एल्गी है, ठीक है। तो सब कुछ सेम है। स्टोनी में थोड़ा सा हार्ड होता है, सॉफ्ट थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। स्टोनी में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो ज़्यादा पक्का स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है और सिर्फ कैल्शियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिस पे आके एल्गी चिपक जाती है। तो ये तो दोनों का फ़र्क हो गया, ठीक है। स्टोनी कोरल्स को हेर्माटाइपिक कोरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है ये याद रखना आप, जो इसकी कंडीशन, जो कोरल्स को ग्रो करने के लिए कंडीशन चाहिए, उनको सनलाइट चाहिए होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डीप वाटर्स में नहीं ग्रो कर सकते, शैलो वाटर्स में ही वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और उनको जो टेम्परेचर रेंज चाहिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। सनलाइट तो उन्हें चाहिए होती है, क्लियर वाटर चाहिए होता है, लो टर्बिडिटी, ऐसा नहीं कि मटमैला पानी दे रहे हैं, और नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, मतलब ऐसा नहीं कि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, सैलिन वाटर में हो जाएंगे लेकिन कम होते हैं। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखें, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया, कोरल पॉलिप्स पे आके जूजेंथेली चिपकी, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है उनका। जूजेंथेली उसको प्रोवाइड करती है फूड और कोरल पॉलिप उसको प्रोवाइड करता है एक टाइप का स्ट्रक्चर या घर, ठीक है। और 3 मेन टाइप की कोरल रीफ्स होती हैं, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ्स, एक होता है बैरियर रीफ्स, एक होता है अटॉल्स। ये अटॉल है, जैसे लक्षद्वीप जो है वो अटॉल है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जुड़ते हुए आपस में लगून को कवर कर लेते हैं, तो बीच में भी पानी है, इसके साइड में भी पानी है, और ये पक्का सा एक बन जाता है स्ट्रक्चर, तो इसको तो अटॉल बोल देते हैं, ठीक है। बैरियर रीफ्स क्या होती हैं, बैरियर रीफ्स जो होती हैं, जैसे अगर ये लैंड मास है इंडिया का, ठीक है, तो ये यहाँ पे वाटर से थोड़ा दूर रहती है, ये चिपकी हुई नहीं रहती है ऐसे, ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं रहेंगी, इट इज़ सेपरेटेड बाय अ बॉडी, ये इस टाइप से बनती हैं, ठीक है। बड़ी इसके साइड में पैरेलली, लैंड मास के पैरेलली बन जाएंगी, ठीक है, या लैंड मास को ऐसे कवर करते हैं, दूर पानी रहता है इसके बीच में, ठीक है, वाटर रहता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, बैरियर रीफ। फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, फ्रिंजिंग रीफ जो लैंड मास के अराउंड बन जाती है, ठीक है, और वो फ्रिंजिंग रीफ जो है वो कनेक्टेड रह सकती है लैंड मास से, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्या हैं, कोरल रीफ्स हैं। अब देखो कोरल रीफ्स
हर इकोसिस्टम प्रॉब्लम में, कोरल रीफ्स भी प्रॉब्लम में। इनफैक्ट कोरल रीफ्स की जो एक प्रॉब्लम होती है कोरल ब्लीचिंग होती है। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? कोरल ब्लीचिंग होती है कि भाई कोरल पॉलिप है आपके पास और एल्गी है, कोरल पॉलिप एल्गी को छोड़ देता है, अपना कलर छोड़ देता है, कलरलेस हो जाती हैं कोरल रीफ्स, मतलब मर गई हैं। और कोरल रीफ जो है इतने इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, इतने प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है और इतने स्लोली ये बनते हैं कि इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू क्रिएट कोरल रीफ्स, है ना। अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स भी आ रहे हैं उसको डेवलप करने के आर्टिफिशियल, लेकिन यार देखो नेचुरल चीज़ तो नेचुरली होती है ना, एंड आर्टिफिशियली होती है। इसलिए ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्लाइमेट चेंज जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि कोरल ब्लीचिंग बढ़ रही है, कोरल्स डाई कर रहे हैं। दस द इकोसिस्टम ऑफ कोरल्स इज ऑल्सो अंडर थ्रेट। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वही है एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ओवर फिशिंग, देन एक्वेरियम ट्रेड बढ़ गया है। भैया लोगों को शौक बहुत होता है। तो मैं बोलूँगा कि यार मैं ना ये ऑस्ट्रेलिया गैरियर रीफ से उठा के लाया हूँ कोरल रीफ, तो अच्छी बात है उठा के लाया आप, लेकिन यार आप वहाँ से मतलब अगर सब लोग थोड़ी थोड़ी उठा के लाने लगे तो वहाँ से तो बैरियर रीफ ही गायब हो जाएगी, ठीक है। मेडिसिनल पर्पज़ है तो उसके लिए उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोरल माइनिंग होती है, मरीन बेस्ड पॉल्यूशन है, इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इफेक्ट्स ऑफ द सी लेवल राइज है जिससे कि सनलाइट जो रीच करती है। भाई देखो कल तक पानी यहाँ था, यहाँ कोरल रीफ थी तो सनलाइट अच्छी पहुँच रही थी। आज सी लेवल राइज हो गया, पानी यहाँ पहुँच गया, कोरल रीफ तो यहीं है, तो उस तक जो सनलाइट पहुँच रही है वो कम हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि सनलाइट बहुत ज़रूरी है कोरल रीफ को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और CO2 बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशंस में, उसके चलते क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस हो रहा है। और ओशन एसिडिफिकेशन क्या लीड करता है, समथिंग कॉल्ड एज कोरल ब्लीचिंग, इन विच द एल्गी लीव्स द कोरल पॉलिप्स और द स्ट्रक्चर ऑफ द कोरल्स। तो ये तो बात थी इकोसिस्टम की। इसके बाद हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम पढ़ेंगे, बस उससे पहले यार थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, जल्दी से मैं आपको पढ़ा देता हूँ, और एक वो जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में आई थी, फर्स्ट टाइम ये 1987 में आई थी। इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वो भी देहरादून में। और अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप ट्रेनिंग कहाँ करेंगे, उसी जगह FRI में, वो भी देहरादून में है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जोग्राफिकल एरिया है वो बड़ा है, इंडिया का अंडर जो जोग्राफिकल एरिया है वो बड़ा है बाई 0.22%, ठीक है। अब वो 21.71% हो गया फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर की बात करें परसेंटेज में नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है। और अगर बाय परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो पहले अरुणाचल प्रदेश था, बट अब मिजोरम में 84.53%, मतलब परसेंटेज, मतलब एक स्टेट का टोटल एरिया में से कितना एरिया फॉरेस्ट में है। तो मिजोरम में लगाओ 84% जो जगह है वो फॉरेस्ट में ही है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, तो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है। ये आप याद रखना परसेंटेज के टर्म्स में। अगर कहीं भी आपको मेनलैंड या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कोई दिख गया तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। देन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है 4 तरीके से डिवाइड करते हैं फॉरेस्ट को। वेरी डेंस को क्या बोलते हैं, अगर 70, देखो अगर आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो पेड़ होगा, पेड़ से ऐसे ऊपर टहनियाँ टंगी हुई होंगी, तो उसको कैनोपी जो ऊपर रहती है ना, जो ढकती है, उसको बोलते हैं कैनोपी। अगर 70% से ऊपर है वो कैनोपी तो उसको वेरी डेंस बोल देते हैं। अगर 40 से 7 है तो मॉडरेट बोल देते हैं। 10 से 40 है तो ओपन फॉरेस्ट बोल देते हैं उसको, कि ठीक है थोड़ा खुला खुला। अगर 10 से कम है तो वो फॉरेस्ट में आता ही नहीं है, ट्री में आता ही नहीं है, उसको स्क्रब बोल देते हैं हम लोग, या उस टाइप के फॉरेस्ट को हम लोग स्क्रब बोलते हैं। अगर हम ट्री कवर की बात करें, अब देखो 2 कॉन्सेप्ट है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, डिफरेंस देख लो आप, ठीक है। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में, और ये हमारी डेफिनेशन नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन है। वो बोलता है देखो एरिया दोनों में आप 1 हेक्टेयर याद रखो। फॉरेस्ट कवर के लिए आपको एरिया चाहिए 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, और कैनोपी डेंसिटी चाहिए 10% से ज़्यादा। मैंने आपको बताया ना 10% से ज़्यादा, 10 से 40 जो आपका हो जाएगा ओपन फॉरेस्ट जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। उससे नीचे स्क्रब्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा फॉरेस्ट कवर कि 1 हेक्टेयर और 10% से ज़्यादा ट्री कैनोपी हो जाएगी तो आपका फॉरेस्ट कवर। अब ट्री कवर क्या होगा, जो आपके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं, है ना, कुछ तो आपके पेड़ फॉरेस्ट में है। अब कुछ फॉरेस्ट बाहर भी होते हैं, जहाँ पे घर के बगल में 4-5 पेड़ होंगे, 2-3 50 पेड़ आपके घर के बगल में होंगे, या कई लोगों के पॉलिटिशियन में, तो वो ट्री कवर आपको एरिया कितना चाहिए, 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है। और वो जो पेड़ होंगे वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट से बाहर होंगे तो उसको बोल देंगे ट्री कवर। तो ये क्लासिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की। तो आप ये याद रखें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में ये फ़र्क है।
तो टोटल ट्री कवर है हमारा 2.9% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, इसमें भी 0.76% की इंक्रीज़ हुई है। मैक्सिमम ट्री कवर महाराष्ट्र में है, मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के बाहर जितने भी ट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट कवर है किस टाइगर रिजर्व में है, नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में है। हाईएस्ट गेन कहाँ हुआ है फॉरेस्ट का? बक्सा में, बक्सा टाइगर रिजर्व, वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद अन्नामलाई एंड इंद्रावती। अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। देखो स्टेट्स भी आपको याद रखने पड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ऐसे हाईलाइट नहीं करता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी भी पूछ लेता बहुत। टाइगर वाइगर तो मतलब बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है यूपीएससी के, या किसी भी स्टेट के पीसीएस के भी टाइगर रिजर्व मतलब इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। ठीक है, देन जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस फॉरेस्ट कवर कहाँ हुआ है, कौन से टाइगर रिजर्व में हुआ है? कवल में। कवल कहाँ है? तेलंगाना में। अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करेंगे, परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट की, तो पहले सबसे पहले पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर है अचानकमार अमरकंटक जो टाइगर रिजर्व है आपका, कहाँ है? ये अचानकमार में। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे। देन सिपलीपाल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? उड़ीसा में। देन काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, एंड दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में। ठीक है, अब बात करते हैं मैंग्रोव कवर की, तो 0.1515% कंट्री का जोग्राफिकल एरिया मैंग्रोव्स के अंडर है। ये भी इंक्रीज़ हुआ है 0.34, और सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव कवर है वो वेस्ट बंगाल में, फॉलोड बाय गुजरात, देन अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। जिसने सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ दिखाया है मैंग्रोव कवर ने, वो स्टेट है उड़ीसा, उसके बाद फॉलोड बाय महाराष्ट्र। बैम्बू रिसोर्सेज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेट जो बैम्बू बियरिंग एरिया जिसके अंडर है वो है मिजोरम। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा डिक्रीज जो बैम्बू एरिया में हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। और अगर हम बैम्बू बियरिंग एरिया परसेंटेज में बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी भी हाईएस्ट, क्योंकि मध्य प्रदेश है इतना बड़ा। ठीक है, अब क्योंकि वहाँ पे पहले अगर 10 एरिया कवर में 10 हेक्टेयर, अगर मान लिया एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर 10 मिलियन हेक्टेयर बैम्बू के अंडर था तो अब 9 हो गया, तो वो कम हो गया। लेकिन वो 9 परसेंटेज टर्म्स में अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो परसेंटेज टर्म में मध्य प्रदेश अभी भी आ गया, लेकिन कम भी सबसे ज़्यादा वहीं हुआ है। और सबसे ज़्यादा है कहाँ इंक्रीज़ कहाँ हुई है? सबसे ज़्यादा मिजोरम में। ठीक है, देन फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक की बात करें, क्योंकि देखो फॉरेस्ट क्या है कि कार्बन को अपने अंदर रखता है। ठीक है, अपने को जोड़ के रखता है। तो 79.4 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन स्टॉक है कंट्री में। उसमें से सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है रिप्रेजेंट लार्जेस्ट पूल ऑफ कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट, जहाँ पे उसके जो अंडरलाइन सॉइल है। ठीक है, देन 22.27% ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज हाईली एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर। मैं आपको फॉरेस्ट फायर, हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जब आप कोर्स पढ़ा रहे थे तो फॉरेस्ट फायर हम आपको एज अ डिजास्टर भी पढ़ाया था। तो 22.27% जो है फॉरेस्ट कवर इंडिया का एक्सट्रीमली फायर प्रोन है। ठीक है, एंड देन द टॉप 3 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर डिटेक्टेड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ लगी? उड़ीसा में, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़। ये थी बात या हाईलाइट्स थी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021। अब हम आ जाते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2022। ठीक है, एंड इट इज़ रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मिलियन हेक्टेयर में काउंट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो कहाँ है? सबसे ज़्यादा रशिया में है, फॉलोड बाय ब्राज़ील, कनाडा। ठीक है, इंडिया टॉप 5 में नहीं है, ये याद रखना। रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, 3 याद रखना टॉप के, सॉर्टेड। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की? देखो यार, हैबिटेट देता है वो 80% ऑफ द एम्फीबियन स्पीसीज़ को, 75% ऑफ द बर्ड स्पीसीज़ को, 68% ऑफ द मैमल स्पीसीज़ को, एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंटेन 60% ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट्स। ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर द मेजर मीन्स फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये माना गया है कि हाफ ऑफ द जो वर्ल्ड GDP है वो जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, या फॉरेस्ट डिपेंडेंट है, या इकोसिस्टम डिपेंडेंट है, वहीं से जो है आती है। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा खतरा है। 2015 से 2020 तक डिफॉरेस्टेशन डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन अभी भी 10 मिलियन हेक्टेयर जो है वो डिफॉरेस्टेशन के अंडर है एरिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन ट्रॉपिक्स में होता है, विच हैज़ लेड टू इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक डेंगू एंड मलेरिया। हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन रिकॉर्ड किया गया था सदर्न अमेरिका में, फॉलोड बाय अफ्रीका, क्योंकि सदर्न अमेरिका में अब डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सदर्न अमेरिका में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बिटवीन 2000 to 2018। एंड अफ्रीका हैज़ द लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस्ट, एंड एशिया हैज़ द हाईएस्ट नेट गेन। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। ठीक है, इन 2010 to 2020 रीजन्स क्या हैं? क्रॉपलैंड एक्सपेंशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, खेती करनी है, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो होता है आप पेड़ काट के वहाँ प्लांटेशन लगा देते हैं, रबर प्लांटेशन, पाम प्लांटेशन, पॉपुलर लगा दिए, तो दैट कॉजेज 50% ऑफ द ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन।
लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी 30 अकाउंट्स फॉर अबाउट 38.5%, ठीक है। ग्लोबल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट एरिया है 4.06 बिलियन हेक्टेयर्स, विच इज़ अर्थ का 31% एरिया ऑलमोस्ट, मतलब 1/3 एरिया जो है फॉरेस्ट के अंडर है। ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन है, 45% ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में है। फॉरेस्ट बाय फॉलोड बाय बोरियल, जो ऊपर टेम्परेट से ऊपर आते हैं, उसके बाद अगर आप थोड़ा उससे नीचे आए हैं तो टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल, और उसके बाद तो सबसे कम सब ट्रॉपिकल में आते हैं, और पोलर में तो बहुत ही कम है, पोलर में फॉरेस्ट होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बात थी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट की। अब हम बात कर देते हैं ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम की। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम की, जो हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। हमारे अर्बन एरियाज़, हमारे रूरल एरियाज़, ये ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम है। वहाँ जहाँ जंगल हुआ करता था, जंगल काट के हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है, ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम। महाराष्ट्र में अरे का एग्जाम्पल लें, पेड़ काट के मेट्रो का डिपो बनाया जा रहा है, उस पर कंटेंशन है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम, दो टाइप की ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम होते हैं, एक तो सोलर डिपेंडेंट, एक फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट मतलब जो फ्यूल हम लोग खुद बना लेते हैं, ठीक है, या एनर्जी खुद बनाते हैं। और एक सोलर डिपेंडेंट मतलब जो हमारे खेत हो गए, खलियान हो गए, पैडी फील्ड्स हो गए, ये सोलर डिपेंडेंट होते हैं। तो ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये सिंपल होते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ होती नहीं है या बड़ी लो होती है, फूड चेन जो स्मॉल होती है एंड सिंपल होती है। मेनली जो यहाँ पे डिपेंडेंस होती है वो फॉसिल फ्यूल, एनर्जी, फर्टिलाइजर, इरिगेशन पे होती है। लार्ज नंबर ऑफ वीड्स यहाँ पे पाई जाएंगी, है ना। एपिडेमिक डिजीज़ यहाँ पे होंगे। सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, और हाईली अनस्टेबल टाइप के इकोसिस्टम है ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम, ठीक है, स्टेबल नहीं है। देन सोलर डिपेंडेंट जो है एग्रो सिस्टम या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम बात करें तो जो हम खेत वेत जो हम उगाते हैं अपनी, हमारी वीट फील्ड, राइस फील्ड्स, गन्ने के खेत, ये सब क्या हैं? हमारे एग्रो इकोसिस्टम है, ठीक है। और हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ही उनको डिफाइन करती है, उनका स्ट्रक्चर भी और उनका आउटपुट भी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी लोएस्ट रहती है। एक जंगल में जितने पौधे प्लांट होंगे आप उतने अपने खेत में नहीं उगा सकते, ठीक है, इम्पॉसिबल, बहुत सारे तो उगेंगे ही नहीं। हाईली अनस्टेबल एंड नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, वीड बहुत ज़्यादा होती हैं, लगातार फर्टिलाइजर का यूज़ चाहिए होता है, लगातार इरिगेशन का चाहिए होता है, और डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट हो जाती है, कई बार डेफिशिएंट हो जाती है। सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा है, सॉइल ख़राब हो जाती है, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो जाती है ड्यू टू दी ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। देन प्लांटेशन फॉरेस्ट, प्लांटेशन लगा देते हैं हम लोग, किस किस की, जैसे रबर की प्लांटेशन लगा दी, पाम की प्लांटेशन लगा दी, कॉफ़ी की प्लांटेशन लगा दी, टी की प्लांटेशन लगा दी। पॉपुलर होता है, पॉपुलर सुना आपने, पॉपुलर की प्लांटेशन लगा देते हैं, 10 साल में पेड़ बड़ा हुआ उसके बाद उसे बेच देते हैं काट के। अभी जो है ज़ैट्रोफा एक प्लांट होता है, ज़ैट्रोफा क्योर केयर, इससे जो है बायोडीजल निकाला था। तो अभी फॉर कई जगह क्या है कि इसकी प्लांटेशन लगाई जा रही है। तो ये भी क्या, एक मोनोकल्चर है, स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ भी पूरी होगी। और ये याद रखना, जो प्लांटेशन होती है इट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू पैथोजन और पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है इन पेड़ों में, बीमारी आ गई तो बहुत नुकसान भी हो जाता है कई बार प्लांटेशन फॉरेस्ट में, ठीक है। देन हमारे अर्बन इकोसिस्टम, इन 1800 ऑलमोस्ट ओनली 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन was living in urban areas, but in 1985 it was 2 billion, and ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक more than 60% of the people will be living in the urban areas, because वहाँ पे डाइवर्स लाइफ है, बेटर फैसिलिटीज़ हैं, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। हमने उसको जो है बेहतर बनाने पर जोर दिया है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ की अपनी प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ वहाँ पे ग्रीनी है, ग्लूमी है, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ की अपनी दिक्कत है, रूरल एरियाज़ की अपनी दिक्कत है, ये अलग, वो हम कभी और पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। रूरल एरियाज़ मतलब जहाँ रूरल एरियाज़ एक टाइप के नेचुरल से अर्बन और नेचुरल एक टाइप के एक्सट्रीम है, इसके बीच में जो है मतलब थोड़े से 4-5 घर हैं, उसके अराउंड फील्ड्स हैं, उसके अराउंड जंगल है, तो ये अर्बन लैंडस्केप या अर्बन इकोसिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मैनी विलेजेस बिलोंग टू सिंगल फैमिली, मेनली एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होता है विलेजेस में, जैसे अगर आप दिल्ली में चले जाएँ कितना एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। एंड जो प्रीडोमिनेंटली जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है, तो दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम इज़ डिफाइंड बाय रूरल इकोसिस्टम। देन एक्वा कल्चर भी अभी बढ़ रहा है कि हमने बड़े बड़े टैंक्स बना दिए, पॉन्ड्स बना दिए, उसमें हम लोग जो है फिश जो है ला के डालते हैं अलग अलग ब्रीड की, और वो बड़ी महंगी मिलती हैं। जैसे अगर आप कोस्टल एरिया से दूर है, कोस्टल में तो खैर कोस्ट से पकड़ी जाती हैं, देन वहाँ पे भी लेकिन फ्रेश वाटर अगर आपको फ़िश लानी है तो टैंक्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में आ जाएंगे तो वहाँ पे फ्रेश वाटर तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन और अगर आपको फ़िश चाहिए तो उसके लिए आपको फ़िश फार्मिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप बहुत सारी फील्ड बना देते हैं, कई बार राइस फील्ड में पैडी में छोड़ देते हैं, बड़ा करते हैं, बीज आते हैं, सीड्स आती हैं फ़िश की, उसको डालते हैं, पालते हैं, जो मछली पालन होता है, ठीक है।
देन एक प्रैक्टिस होती है फिश रेंचिंग। फिश रेंचिंग क्या होती है यार, हम ना एक फिश को बहुत बड़ा केज सा होता है, और उस केज को जो है हम कोस्टल वाटर में डुबो देते हैं, ठीक है। ये मान लिया कोस्ट है, यहाँ से हमने ऐसे करके एक केज डाला, उसको केज है, मछलियाँ जो हैं उसमें बंद हैं, ठीक है, और इसको नीचे डाल देते हैं। कुछ मछलियाँ वहाँ से ग्रो होती हैं, हम निकाल लेते हैं, कई बार उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उनको जो है स्पॉनिंग के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो है माइग्रेट भी करना होता है। तो ये फिश रेंचिंग होती है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में ही उसको, लेकिन कैप्टिविटी में उसको ग्रो करना, तो दिस इज़ कॉल्ड फिश रेंचिंग। तो दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर या aquaculture is also growing, which is defining or modifying the ecosystem. So that was all in this lecture. Thank you very much for watching. Please subscribe to our channel Alpha IAS Academy, and we are bringing you more and more series. We are doing our best. एंड अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हो रही है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप प्लीज़ फीडबैक दें। एंड टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।